हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अक्षय कादिया। कक्षा 7 की ये बुक है जो हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेशो से वस्तुओं तक। रेशे इसका थोड़ा बहुत पार्ट हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं। जैसे ऊन से जो रेशे प्राप्त होते हैं, फाइबर, याक के बालों से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। रेशम के कीड़े से, जो कुकून से हमें रेशम प्राप्त होता है, ये सब चीजें क्या कहलाती है? जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊन जो हमें प्राप्त होती है वो भेड़ से, बकरी से, याक से, इन सब से हमें ऊन प्राप्त होती है। क्वेश्चन आपका ये कई बार बना है। वायु जो है वो क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए सर्दियों के दिनों में जो आप रजाई ओढ़ते हैं तो वहां क्या होता है, रुई के बीच में हवा होती है जो कि आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और आप सर्दियों के दिन में रजाई ओढ़कर गर्मी महसूस करते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त रेशे जांतव रेशे हैं और भेड़ और बकरी और याक से हमें मुख्यतः ऊन मिलती है। भेड़ों के जो रोएदार त्वचा है वहां दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक तो उनके दाढ़ी के बाल होते हैं जो रूखे होते हैं। दूसरा होते हैं उनके त्वचा के बाल जो तंतु रूपी मुलायम होते हैं। और यही बाल जो है रेशे बनाने के काम आता है। इस इस तंतु रूपी बाल ऊन को क्या कहते हैं? कर्तित ऊन कहते हैं। कौन सी ऊन कहते हैं? कर्तित ऊन कहते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें होता क्या है कि ये जो मुलायम रेशे होते हैं यही मुख्यतः, क्योंकि तंतु या अन्य रेशे बनाने के काम में आते हैं, इसलिए जनकों द्वारा विशेष रूप से ऐसी भेड़ का जन्म दिया जाता है जिसका चयन किया जाता है जिनके सिर्फ कौन से बाल होते हो? मुलायम बाल होते हो। और तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने की जो जनकों द्वारा चयन की यह प्रक्रिया है उसको वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी वैज्ञानिकों द्वारा भेड़ों की ऐसी नस्ल तैयार की जाती है जिस जिस नस्ल के जो बाल हैं वो क्या हो? ज्यादा सॉफ्ट हो, मुलायम हो। तो ये जो नस्ल निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। हमारे देश में मुख्यतः भेड़ से ऊन प्राप्त होता है। और यहाँ पर भेड़ की अगर बात करें तो याक जो है, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में फेमस है। याक की ऊन कहाँ फेमस है? तिब्बत और लद्दाख में फेमस है। बकरी की अगर बात करें तो अंगोरा नस्ल की जो बकरी है जो कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, उसके बालों से या फर से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। भेड़ बकरी के, अंगोरा बकरी के बालों से ये इस तरह की होती है। इसके बाल जो होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं। ये जम्मू कश्मीर विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। लामा और एल्पेका, लामा एक तरीके से भेड़ की ही नस्ल है, दोनों ही। लामा और एल्पेका भेड़ की नस्ल है जो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें एक्टिविटीज है रेशो से ऊन तक। भेड़ पालन और प्रजनन की यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी जितने भी जो बर्फीले क्षेत्र है वहां पर मुख्यतः भेड़ें पाई जाती है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इनके मैदानी क्षेत्रों में भेड़ों और बकरियों का पालन होता है। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खनिज अन्य खनिज लवण भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। उन्हें पत्तियों, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। तो ये एक तरीके से पालने की प्रक्रिया है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। और इस तरीके की नस्ल को प्राप्त करने के लिए वर्णात्मक प्रजनन यानी स्पेशल उस भेड़ की किस्म को तैयार किया जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए उनके घने बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना। अब रेशों को ऊन में किस तरीके से संसाधित किया जाता है, जिसका सबसे पहला चरण है। पहले चरण में क्या किया है कि बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए
उपयोग में किया जाता है। बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ जो है वो बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। जो बालों का आवरण होता है वो क्यों होता है? ताकि उन्हें ठंड ना लगे। तो जो ऊन है प्राप्ति के लिए उनके बालों को कब काटा जाता है? उनके बालों को काटा जाता है गर्मियों में। मशीनों के द्वारा फिर इनका अभिमार्जन होता है। यहाँ पर देखिए ऊन की कटाई के बाद में इन्हें क्या करते हैं? अभिमार्जित करते हैं। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम दाढ़ी बनाते हैं। त्वचा के ऊपर की सबसे वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है और भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे सामान्यतः हमारी त्वचा में होता है। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे क्या होता है? उनके अंदर की जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिमार्जन की प्रक्रिया कहलाती है। अभिमार्जन के बाद में इनकी छटाई होती है और इस छटाई के लिए इनको कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां पर अलग अलग तरीके के बाल यहाँ पर अलग अलग तरीके से छांट लिए जाते हैं। नेक्स्ट चरण में क्या होता है कि इन बालों को सुखाया जाता है। तो सबसे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो क्या कहलाते हैं? बर कहलाते हैं। ये वही बर है जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। यानी बर क्या है? एक तरीके का दूसरा कचरा है। इस प्रकार से प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई कर दी जाती है, क्योंकि जो भेड़ और बकरी से ऊन हमें प्राप्त होती है या तो वो काली होती है या सफेद होती है या भूरी होती है। अंतिम चरण जो होता है वो रीलिंग कहलाता है। रीलिंग में क्या होता है कि रेशों को सीधे करके सुखाते हैं, फिर उन्हें लपेट लपेट कर क्या करते हैं? एक धागे का निर्माण किया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत जो छोटे रेशे होते हैं उनको काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपके ऊन का जो प्रोसेस था क्या था? सबसे पहले ऊन की कटाई होती है, फिर उसको धोकर सुखाना, उसका क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। फिर उसमें से जो कचरा है वो बाहर निकाल देते हैं। फिर बर की छटाई होती है, यानी जो फूले हुए रेशे होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। फिर उनकी रंगाई की जाती है, यानी उन्हें कलर किया जाता है। फिर उसके बाद में रीलिंग यानी उनसे धागों का निर्माण होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट जो है जब अंडे देती है तो उनसे उनका लार्वा निकलता है। ये क्या कहलाता है? कैटरपिलर कहलाता है, या फिर इसे इल्ली या रेशम का कीट भी कहते हैं। जैसे जैसे ये आकार में वृद्धि करते हैं तो ये अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में जाते हैं और यहाँ पर यह प्यूपा या फिर कोशित कहलाता है। ठीक है। जब ये प्यूपा वाली फेज में चला जाता है तो अपने चारों ओर क्या करता है? एक जाल बुनता है। ये जाल इसे अपने स्थान पर बनाए रहने के लिए सहायता करता है। ये सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पहले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। यहाँ पर देखिए कि यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। फिर सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पहले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखने पर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरीके से रेशम के रेशों से ढक लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। और ये जो आवरण है वो क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। बाकी जो कीड़ा है वो कोकून के भीतर डेवलप होता है, यानी आगे की जो प्रोसेस है वो किसमें डेवलप होती है? कोकून के अंदर ही डेवलप होती है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनाने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है? यानी रेशम कितना मजबूत होता है? रेशम की बात करें तो ये स्टील के तार जितना मजबूत होता है। ये देखिए, ये सहतूत के पत्तों पर यहाँ पर उसने अंडे दिए हैं रेशम के कीट ने। इससे इस तरीके के कैटरपिलर का निर्माण होता है। फिर ये कैटरपिलर अपने सिर से क्या करता है? इस तरीके से यूं 8 गणित के 8 के तौर पे इस तरीके से गति करके अपने चारों ओर इस तरीके से कोकून का निर्माण करता है। इस कंडीशन को प्यूपा कंडीशन की कहते हैं।
और अंदर की तरफ ये जो कैटरपिलर होता है ये धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये रेशम कीट का जीवन चक्र यहाँ पर आपके सामने है। इस कोकून से ही क्या प्राप्त होता है हमें? रेशम प्राप्त होता है। सबसे सामान्य जो रेशम कीट है वो शहतूत रेशम कीट है और इससे जो प्राप्त होने वाला रेशम है वो मृदु होता है, चमकदार और लचीला होता है, यानी सॉफ्ट होता है और उसमें शाइनिंग होती है। रेशम कीटों का संवर्धन भारत का सबसे प्राचीन व्यवसाय है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक तो नहीं, व्यावसायिक स्तर पर रेशम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि कोकून के जीवन चक्र की यहाँ पर बात की गई है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, इसमें वापस से इसे एक्टिविटी में दिखाया गया है कि कोकून से रेशम तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों का सावधानी से कपड़ों की पट्टियों तथा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को इसको बेच दिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं रेशम कीट पालक, उनके स्वास्थ्य की स्थितियों और उचित ताप और आर्द्रता और अनुकूल उनकी परिस्थितियां उनको अवेलेबल कराते हैं। इनके अंडे जो हैं उन्हें प्रॉपर गर्मी में रखा जाता है जिससे उनसे लार्वा निकल आए। जो लार्वा है वो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाता है। ये दिन रात खाते रहते हैं तो इन्हें सहतूत की पत्तियां खाने के लिए दी जाती है। धीरे धीरे साइज में बड़े हो जाते हैं और फिर इन्हें सहतूत की ताजा कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिन के बाद में ये लोग क्या करते हैं, अपने चारों तरफ किसका निर्माण करना शुरू कर देते हैं, कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनी रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर और रेशम कीट कोकून बनाना स्टार्ट करती है। ये कैटरपिलर का जो कोकून का रेशम कीटों का पालन कैसे किया जाता है ये प्रोसेस यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एक रेशम की खोज दी है। रेशम की खोज का यथार्थ जो कब खोज हुई थी ये तो अज्ञात है, पर ऐसा माना जाता है कि चीनी सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफेद कृमि जो थे वो शहतूत के पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इधर उधर चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में प्रारंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी क्या कहा जाता है, सिल्क रूट कहा जाता है। रेशम का संसाधन। अब वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में रख दिया जाता है या फिर पानी में उबाल लिया जाता है या फिर भाप में रखा जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो फाइबर होता है कोकून से वो अलग हो जाता है जिसे हम रेशम के रूप में उपयोग करते हैं। कोकून से रेशे निकालने के पश्चात उन्हें रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग का मतलब होता है कि उससे धागे का निर्माण कर लिया जाता है मशीनों के द्वारा। फिर इसमें क्या होता है कि रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है और धागे इससे प्राप्त कर लिए जाते हैं और इन धागों से वस्त्रों का निर्माण होता है। तो ये था आपका रेशम कीट उत्पादन। लामा और एल्पाका क्या है, ये भी एक भेड़ की नस्लें हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। रेशम फाइबर जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। कोकून से रेशम के धागों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बनाते हैं। चलिए इसके हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेशम कीट कैटरपिलर और लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। तो रेशम कीट जो है वो कैटरपिलर कहलाता है। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? ऊंट से हमें ऊन प्राप्त
घने बालों वाले कुत्ते से हमें ऊन प्राप्त नहीं होती। शब्दों का क्या अर्थ है? पालन का मतलब होता है विशेष परिस्थितियों में किसी जीवों का संरक्षण करना, उनका पालन कहलाता है। ऊन की कटाई, जब भेड़ों और बकरियों से गर्मियों के दिनों में ऊन को जो चमड़ी की ऊपरी पतली सतह के साथ जो काटा जाता है, उसको ऊन की कटाई कहते हैं। रेशम कीट पालन क्या है? रेशम के कीड़े से कोकून के निर्माण तक की प्रक्रिया रेशम कीट पालन कहलाता है। ऊंट के संसाधन के विभिन्न चरणों के प्रक्रम में कुछ चरण दिए हैं। ऊन की कटाई, फिर उसके बाद में उसका अभिमार्जन किया जाता है, फिर छटाई की जाती है, फिर बर छाटे जाते हैं, फिर उसके बाद में उनकी रीलिंग की जाती है। अभिमार्जन जो है, अभिमार्जन क्या होता है? अभिमार्जन काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन है। याक से क्या होता है? याक एक ऊन देने वाला जंतु है। कोकून क्या है? कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। ये आपका चैप्टर था तंतु से रिलेटेड, जिसका हमने क्लास 6 में भी इसको पढ़ा था। नेक्स्ट आता है आपका ऊष्मा। ऊष्मा एक अलग से इंडिविजुअल चैप्टर है, जिसे हम अलग पढ़ेंगे। धन्यवाद।